मैं अपने स्टडी रूम में लगभग 1 घंटे से बैठी थी। खिड़की के बाहर दिख रही देर पतझड़ की रोशनी को यमुना नदी के पार धीरे धीरे ढलते देखती रही। बाहर कहीं दूर से आती बसों की आवाज और घर के गलियारे में रखी पुरानी दीवार घड़ी की टन टन के अलावा पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। आज घर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, जैसे उसके हर कोने में खालीपन भर गया हो। अर्जुन को गुजरे 2 साल हो चुके थे और मैं अब भी इस खामोशी की आदत नहीं डाल पाई थी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे ये बताना चाहिए कि मैं ये सब इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि शायद कोई और वे संकेत पहचान सके जो मैं मुश्किल से समझ पाई थी। अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपका साथ किसी और तक ये संदेश पहुंचाने में मदद करता है। साइड टेबल पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर रोहन का नाम चमका, मेरा बेटा। हम लगभग 3 महीनों से बात तक नहीं कर पाए थे, शायद उससे भी ज्यादा। सच कहूं तो हमारा रिश्ता कई सालों से खिंचा हुआ था। जब से उसने प्रिया से शादी की, कुछ तो बदल गया था। फोन कॉल्स कम होते गए, मुलाकातें लगभग खत्म, त्योहार भी बस औपचारिकता बनकर रह गए थे। माँ, उसकी आवाज फोन पर गर्मजोशी भरी, लगभग खुश। कैसी हैं आप? मैंने पलकें झपकाई। मैं ठीक हूँ रोहन, सब ठीक तो है। सब बढ़िया है। दरअसल मैं सोच रहा था, आप इतनी बड़ी कोठी में अकेली रहती हैं, तो प्रिया और मैंने बात की है, हम आपकी चिंता करते हैं। चिंता? ये शब्द जैसे हवा में अटक गया। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लेती हूँ। माँ, आप 64 साल की हो गई। इतना बड़ा घर अकेले संभालना मुश्किल होता है, ऊपर से बगीचा भी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई, शायद प्रिया उससे कुछ कह रही थी। हम कुछ दिन आपके साथ रहना चाहते हैं, घर के कामों में मदद करेंगे, खाना पीना देखेंगे, मतलब बस आपके साथ रहेंगे। मेरी उंगलियां फोन पर जकड़ गई। रोहन पिछले कई सालों से किसी भी काम में साथ नहीं रहा था। अर्जुन के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था। कहा कि ऑफिस की इमरजेंसी थी। 3 दिन बाद फूल भेजे थे। जरूरत नहीं है, मैंने कहा। सच में माँ? उसका लहजा एकदम बदल गया, वही पुराना जो वो तब इस्तेमाल करता था जब उसे कुछ चाहिए होता था। हम परिवार हैं, करने दीजिए हमें ये, हम शुक्रवार को आ जाएंगे, मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। उसकी जिद में कुछ गड़बड़ थी, पर मैं कह नहीं पाई क्या। शायद मैं बेवजह संदेह कर रही थी, शायद तन्हाई ने मुझे कड़वा बना दिया था, शायद मेरा बेटा सचमुच मेरे करीब आना चाहता था। ठीक है, मैंने खुद को कहते सुना, शुक्रवार, बढ़िया, तब मिलते हैं माँ, अपना ध्यान रखना। कॉल खत्म हो गई। मैं काफी देर फोन को देखती रही। बाहर सड़क की लाइटें चमकने लगी थी। मेरे सीने में कहीं एक छोटा सा असहज एहसास जन्म ले चुका था। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ हैरानी है या बस अचानक मिले ध्यान की अनजानी बेचैनी। मुझे उस एहसास पर ध्यान देना चाहिए था। शुक्रवार धुंधला और ठंडा आया, दिल्ली की नवंबर वाली ठंड, जहां हवा जैकेट चीर कर अंदर घुस जाती है और आसमान बर्फ जैसा सफेद रहते हुए भी बारिश नहीं करता। ठीक 3 बजे रोहन की ग्रे कलर एसयूवी मेरे गेट के अंदर आई। समय का पक्का तो वो हमेशा से था। दरवाजा प्रिया ने खोला, हंसती हुई, बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल किए बाल, हाथ में एक महंगा सा दिखने वाला कढ़ाई डिश। उसके पीछे रोहन था, 2 बड़े सूटकेस उठाए हुए। माँ, उसने मुझे गले लगाया और मुझे उसकी खुशबू में किसी महंगे परफ्यूम की तेज सुगंध महसूस हुई। अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आप ठीक लग रही हैं। मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। वो थका हुआ लगता था, 38 की उम्र से भी बड़ा। आंखों के पास झुर्रियां थीं जो मैंने पहले नहीं देखी थीं। आंटी, प्रिया ने मेरे गाल पर हल्की सी किस की, जैसे टीवी सीरियल्स में करती हैं। हम आपके लिए दाल मटन लेकर आए हैं। रोहन ने बताया कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद है। मैंने उसकी कोई रेसिपी कभी नहीं खाई थी। रोहन ने ऐसा कुछ बताया हो, मुझे याद नहीं। वे दोनों बहुत जल्दी घर में घुल मिल गए, बहुत जल्दी। रोहन ऊपर अपना पुराना कमरा ले गया और 1 घंटे के अंदर ही उनका सामान पूरे घर में बिखरा हुआ था, जैसे वे हमेशा से यहाँ रहते हों। प्रिया ने किचन के सारे कैबिनेट्स आसान बनाने के नाम पर बदल दिए।
रोहन ने लिविंग रूम का फर्नीचर बेहतर लुक के लिए इधर उधर कर दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना माँ? उसने पूछा, जवाब सुने बिना ही। हम बस चाहते हैं कि आप आराम में रहें। उस रात हम सब ने प्रिया का दाल मटन डाइनिंग टेबल पर खाया, वही टेबल जिसे अर्जुन और मैंने 30 साल पहले दिल्ली की एक छोटी सी दुकान से खरीदा था। रोहन अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के काम के बारे में बोलता रहा, लीज, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स। प्रिया उसके हर वाक्य पर सिर हिलाती, बीच बीच में छोटी छोटी सुधार करती या उसके हाथ पर हल्का स्पर्श रखती। मैं चुपचाप खाती रही। दाल मटन बहुत भारी था, कुछ ही निवालों में मेरा पेट भर गया। भूख नहीं लगी माँ? रोहन मेरी प्लेट पर नजर गड़ाए था। बस अब ज्यादा नहीं खा पाती। अच्छा बना है प्रिया? बहुत सारा बचा है, उसने मुस्कुरा कर कहा। कल लंच में खा लीजिए था। पहला हफ्ता बस इसी तरह बीता, उनकी मौजूदगी हर जगह। रोहन हर सुबह नाश्ता बनाता, अंडे, पराठे, टोस्ट, मेरे लिए बहुत ज्यादा। प्रिया शाम को चाय लेकर आती, मीठी, वैसी जो मैं कभी नहीं पीती। वे दोनों मेरा इतना ध्यान रखते कि मुझे घुटन होने लगी और उसी दौरान मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले थकान आई, जैसे शरीर में सीसा भर गया हो। फिर मतली, पहले हल्की, खाने के बाद अजीब सी बेचैनी। दूसरे हफ्ते तक रातों में पेट में तेज ऐंठन होने लगी। सुबह कॉफी पकड़े हाथ कांपते। आप बहुत बुरी लग रही हैं माँ, रोहन ने एक सुबह कहा और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे उसे संतोष हो रहा हो, अगर मैं गलत न सोच रही होती। आप डॉक्टर के पास कब गई थीं? 6 महीने पहले, सब ठीक था। 6 महीने बहुत होते हैं, आपको फिर जाना चाहिए। मैं अपॉइंटमेंट ले दूं? मैंने सिर हिलाया और कमरा थोड़ा घूम गया। मैं खुद फोन कर लूंगी। रोहन झुक कर बैठा, चेहरे पर चिंता का भाव जो अब सच झूठ में फर्क करना मुश्किल था। मैं आपकी फिक्र करता हूँ, आप ठीक नहीं लग रही, मुझे मदद करने दीजिए। मैंने फिर भी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर संजीव मेहरा पिछले 15 साल से मेरे फैमिली डॉक्टर थे। उन्होंने अर्जुन की आखिरी बीमारी भी संभाली थी। उनका क्लिनिक लाजपत नगर की एक मेडिकल बिल्डिंग में था। मैं वहां अनगिनत बार पैदल गई थी, लेकिन उस दिन रोहन ने जिद की कि वो मुझे छोड़कर आएगा। आप ऐसी हालत में खुद ड्राइव मत कीजिए, उसने कहा और प्रिया ने भी सहमति जताई। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बीच में एडजस्ट कर लिया। मैं वेटिंग रूम में बैठी थी। रोहन मेरे बगल में फोन पर स्क्रॉल करता हुआ बीच बीच में मेरी ओर चिंता भरी नजर डालता। सुनीता, क्लिनिक का दरवाजा खुला और डॉक्टर मेहरा ने आवाज लगाई। उनकी मुस्कान मुझे देखकर फीकी पड़ गई। आइए। रोहन उठ गया। मैं साथ चलूं माँ? जरूरत नहीं है, डॉक्टर मेहरा ने सहज लेकिन ठोस आवाज में कहा। सुनीता अपनी बात खुद बहुत अच्छे से बता सकती हैं। अगर चाहें तो आप ब्रेक रूम में कॉफी ले सकते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनका पूरा व्यवहार बदल गया। उन्होंने चुपचाप मेरी जांच की। ब्लड प्रेशर, तापमान, पल्स, सब कुछ तेज, अनुभव से भरा। फिर स्टूल पर बैठकर गहरी नजरों से मेरा चेहरा पढ़ते रहे। सब कुछ बताइए, और मेरा मतलब है सब कुछ सुनीता। ये सारे लक्षण कब से शुरू हुए? उन्होंने पूछा। मैंने सब कुछ बताया, थकान, मतली, हाथों का कांपना, पेट में मरोड़। उन्होंने नोट्स बनाए, कुछ खास सवाल पूछे, मेरा तापमान लिया, दिल की धड़कन सुनी। मुझे तुम्हारा पूरा ब्लड वर्क कराना होगा, उन्होंने आखिरकार कहा। फुल पैनल। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं तुरंत क्लियर करना चाहता हूँ। कौन सी चीजें? मैंने पूछा। वे ठिठके और उस पल में उनकी खामोशी ने मेरे पेट में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया, जो बीमारी के वजह से नहीं था। रिपोर्ट्स आने दो, उन्होंने धीरे से कहा। क्या तुम सोमवार को वापस आ सकती हो? मैं लैब को फास्ट ट्रैक करवा दूंगा। संजय, मैंने कहा, इतने सालों की पहचान के बाद औपचारिकता की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें क्या लग रहा है? उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जो बंद था, फिर मेरी ओर मुड़े और उनकी आवाज धीमी पड़ गई। तुम्हारे लक्षण परेशान कर रहे हैं। ये सब अचानक एक साथ आना अच्छा संकेत नहीं है। क्या तुमने हाल ही में अपना खाना बदला है? कोई नई दवा, कोई सप्लीमेंट? नहीं, कुछ नहीं। मैं रुकी। बस मेरा बेटा और बहू 2 हफ्ते पहले आकर रहने लगे हैं। वे ही खाना बना रहे हैं। उनके चेहरे पर एक परछाई सी उभरी। अच्छा, और उनके आने से पहले तुम ठीक थीं? बिल्कुल ठीक। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड निकालकर तेजी से लिखने लगे।
ये नीचे मेडिकल स्टोर से ले लेना। एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स हैं, दिन में 3 बार पानी के साथ लेनी है। और सुनीता, उन्होंने अचानक मेरी ओर देखते हुए कहा, किसी और को तुम्हारी दवाओं के पास मत जाने देना, समझी? उनके आवाज में जो तीखापन था उसने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। संजय, तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सुनीता, अगर ब्लड रिपोर्ट्स वही दिखाएं जिसका मुझे शक है तो हमें निजी तौर पर बात करनी होगी। तब तक ध्यान रखना कि तुम क्या खाती पीती हो, बहुत ध्यान रखना, और इन चारकोल टैबलेट्स के बारे में किसी को मत बताना। मैं रोहन के साथ क्लिनिक से बाहर निकली। प्रिस्क्रिप्शन मेरी जेब में मुड़ा हुआ था, इतना भारी जैसे कोई सच अपने अंदर छुपाए हो। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। रोहन रास्ते भर लंच की बात करता रहा, कुछ कामों की बात करता रहा, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने शहर के दूसरे कोने में दवा खरीदी। रोहन से कह दिया कि मुझे एक किताब लेनी है। वो कार में बैठा फोन पर स्क्रॉल करता रहा। उस रात मैंने प्रिया का चिकन सूप खाने से मना कर दिया। अपने लिए खुद ब्रेड सेंकी और कमरे में अकेली खाई। फिर डॉक्टर मेहरा की दी हुई चारकोल टैबलेट्स लीं। रोहन मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। डिनर नहीं करोगी माँ? प्रिया ने खास तुम्हारे लिए ही बनाया था। नहीं बेटा, बस आराम चाहिए। उसने मुझे कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई, चिंता, चिढ़ या कुछ और। ठीक है, अगर मन बदले तो नीचे खाना रखा है। सोमवार धीरे धीरे आया। मैंने चारकोल टैबलेट्स ठीक से लीं और सिर्फ वही खाया जो मैंने खुद बनाया। सादा चीजें, ब्रेड, फल, चीज। मतली कम होने लगी, हाथों का कांपना भी घटा। नाश्ते में जब मैंने खुद ओट्स बनाए तो मैंने देखा रोहन मुझे ध्यान से देख रहा है। बेहतर महसूस कर रही हो? उसने पूछा। कुछ हद तक। अच्छा है माँ। सुबह 10 बजे डॉक्टर के ऑफिस से कॉल आया। 2 बजे आ सकती हूँ? हाँ, मैंने कहा। रोहन फिर ड्राइव करने की पेशकश की, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैं ठीक महसूस कर रही थी। ड्राइव अनयूजुअली लंबी लगी। दिल्ली की ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए, और मैं हर रेड लाइट पर सोच रही थी कि क्या मैं पागल हो रही हूँ? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन फिर डॉक्टर मेहरा इतने सावधान क्यों थे? इतने गुप्त, इतने गंभीर? डॉक्टर मेहरा के चेहरे ने मुझे सब बता दिया, बिना कुछ कहे। बैठो सुनीता। मैं बैठ गई। उन्होंने अपने सामने वाली मेज पर एक फाइल रखी, उसे खोलकर एक पेज पर रोकी। नंबर और मेडिकल टर्म से भरा पेज, जिसे मैं आधा भी नहीं समझ सकी। तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने नरमी से कहा। सुनीता, तुम्हारे खून में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, खतरनाक स्तर तक। ये शब्द असली नहीं लगे। आर्सेनिक, जहर, जानबूझकर। ये किसी वातावरण से नहीं आया है, वो बोले। ये जानबूझकर दिया गया जहर है, और तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से धीरे धीरे दिया जा रहा था, छोटे डोज में, खाने या पीने में मिलाकर। अगर ये कुछ और हफ्ते चलता। वो चुप हो गए। रोहन, मेरे होठों से निकला। मैं कुछ तय नहीं कर सकता, उन्होंने कहा, लेकिन समय रेखा बिल्कुल उसी से मिलती है जब वो और उसकी पत्नी तुम्हारे साथ रहने आए। ऐसी जहर खुरानी आमतौर पर वही करता है जिसके पास तुम्हारे खाने पीने तक सीधी पहुंच हो। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या करूं? पहली बात पुलिस, मुझे इसे रिपोर्ट करना ही होगा। दूसरी बात, तुम उस घर में अकेली नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास कहीं सुरक्षित जगह है? मुझे अपनी बेटी आन्या याद आई। वो बेंगलोर में रहती थी, स्कूल में टीचर। हम हर हफ्ते बात करते थे। अर्जुन के गुजरने पर वो उसी दिन उड़कर आई थी। महीनों साथ रही थी। मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ, अभी कॉल करो, उन्होंने कहा। फोन चाहिए तो मेरा इस्तेमाल कर लो, तब तक मैं दिल्ली पुलिस को जानकारी देता हूँ। मेरे हाथ फोन मिलाते हुए कांप रहे थे। तीसरी रिंग पर आन्या ने उठाया। माँ, सब ठीक है? आप दिन में कभी कॉल नहीं करती। आन्या, मेरी आवाज टूट गई। माँ, क्या हुआ? आप ठीक हो? ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलना। हाँ ठीक है, बोलो माँ। मैंने सब बताया। रोहन का फोन, उनका आकर रहना, अचानक तबीयत बिगड़ना, डॉक्टर मेहरा की खोज। आन्या आखिर में कुछ देर चुप रही। फिर मैंने उसे रोते हुए सुना। मैं अभी फ्लाइट ले रही हूँ, उसने कहा। आज रात तक पहुँच जाऊंगी। माँ, घर मत जाना, रोहन के पास मत जाना। डॉक्टर पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अच्छा,
माँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था, या पता लग रहा था। मेरी पूरी संपत्ति लगभग 6 करोड़ की थी, सिर्फ घर 4 करोड़ का था। अर्जुन और मैंने हमेशा बचत करके रखा था, और रोहन हमेशा उधार से ज्यादा खर्च करने वाला। महंगे सूट, लग्जरी एसयूवी, जोखिम भरे निवेश। क्या वो सब डूब चुके थे? क्या उसे पैसों की इतनी जरूरत थी? 1 घंटे के अंदर 2 पुलिस अधिकारी आए, इंस्पेक्टर तिवारी और सब इंस्पेक्टर चौधरी, दोनों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से। उन्होंने मेरा बयान लिया, मेरी रिपोर्ट देखी। सुनीता जी, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, हमें आपके घर की तलाशी का वारंट चाहिए होगा। आपके खाने पीने की चीजें, मसाले, सबूत, और हमें आपके बेटे बहू से पूछताछ भी करनी होगी। जो करना है कीजिए। हम निगरानी भी स्थापित करना चाहते हैं। आपकी अनुमति से घर में कैमरे लगेंगे, लेकिन खतरा रहेगा। नहीं, डॉक्टर मेहरानी बीच में कहा, इनके शरीर में आर्सेनिक पहले ही बहुत है, थोड़ी और मात्रा जानलेवा हो सकती है। सब इंस्पेक्टर चौधरी ने सिर हिलाया। हम छुपे कैमरे लगाएंगे। ऐसे लोग आमतौर पर तब जहर मिलाते हैं जब पीड़ित को पता भी न चले। उस रात 8 बजे आन्या की फ्लाइट उतरी। मैं उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची। वो मुझे देखते ही दौड़ती हुई आई और मुझसे चिपक कर रो पड़ी। माँ, हे भगवान माँ! वो उस पल 32 की नहीं, काफी थकी टूटी हुई लग रही थी। हम होटल में रुके। पूरे रात वो मेरा हाथ पकड़े रही। मुझे महसूस होना चाहिए था कि कुछ गलत है, उसने कहा। पिछले महीने जब रोहन ने आपकी तबीयत पूछी थी, मुझे लगा वो सुधर रहा है। मैंने ही उसे आने के लिए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है। क्या आपने वसीयत बदली थी? उसे लगा होगा कि उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। नहीं, दोनों बच्चों में बराबर बांटा है। तो फिर क्यों? शायद, मैंने फुसफुसाया। शायद वो बाद में आन्या को भी खत्म करने की सोच रहा था, या संपत्ति पर पूरा नियंत्रण चाहता था। अगली सुबह पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली। मैं एक बिना मार्किंग वाली पुलिस गाड़ी से देखती रही। वे सबूत बाहर ला रहे थे। दोपहर बाद इंस्पेक्टर तिवारी मेरे पास आए। हमने आपके बेटे के सामान में एक विटामिन बॉटल में छुपा हुआ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड पाया है, इतना कि कई लोगों को मार सके। हम उसे और उसकी पत्नी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर रहे हैं। सुनीता जी, क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? हाँ। रोहन को हथकड़ियों में बाहर लाया गया। उसका चेहरा सफेद था, सदमे में। उसने मुझे गाड़ी में देखा। हमारी नजरें मिलीं। एक पल को मुझे वही 7 साल का हंसमुख बच्चा दिखा। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया, अजनबी सा। प्रिया उसके पीछे थी, जोर जोर से रोती हुई, हर बात से इनकार करती हुई। बाकी सब छुपे कैमरों ने बता दिया था। रोहन सुबह सुबह रसोई में सफेद पाउडर नापते हुए, प्रिया पहरा देती हुई, ओट्स में मिलाते हुए, कॉफी के पाउडर में मिलाते हुए, चीनी में मिलाते हुए। ऑडियो भी था। कितना वक्त लगेगा? रोहन फुसफुसाता है। बहुत बुरी लग रही है वो। और 1 हफ्ता, प्रिया कहती है। स्वाभाविक लगना चाहिए। 6 करोड़, रोहन कहता है। बस थोड़ा सा और, उसके बाद मैं सारे कर्ज निपटा दूंगा। और आन्या, वो बैंगलोर में है। उसके आने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। डूबे हुए निवेश, झूठ, बेचैनी, यही कीमत उसने मेरी जिंदगी पर लगाई थी। ट्रायल वसंत में रखा गया। अभियोजन पक्ष किसी समझौते के लिए तैयार नहीं था। सबूत इतने थे कि जरूरत ही नहीं थी। आन्या दिल्ली वापस आ गई। सेलम में एक स्कूल में नौकरी लेकर मेरे साथ रहने लगी। हमने रोहन का कमरा खाली किया। प्रिया के बदले हुए किचन के बर्तन दान कर दिए। दीवारें पेंट की, ताले बदले, असली सुरक्षा सिस्टम लगाया। कभी कभी मुझे अब भी वही मतली महसूस होती, मानो शरीर पुराने डर को दोहरा रहा हो। डॉक्टर मेहरा ने कहा था, ये मन का आघात शरीर पर असर डाल रहा है। उन्होंने थेरेपी का सुझाव दिया। मैं गई, आन्या के लिए। धीरे धीरे घर फिर घर जैसा लगने लगा। आन्या ने घर में रौनक भर दी। उसके दोस्त, उसकी हंसी, रसोई से आती खाने की खुशबू। उसने उस वसंत में बगीचे में गेंदे और रजनीगंधा लगाए, पीले, खुशबूदार। अर्जुन को बहुत पसंद आते। फिर एक मंगलवार को एक चिट्ठी आई, तिहाड़ जेल से, रोहन की तरफ से। इसे पढ़ना जरूरी नहीं है, आन्या ने कहा। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, भारी, शब्दों से भरा, जिनके लिए मैं अभी तैयार नहीं थी। मैं चूल्हे के पास गई। आन्या ने सुबह ही आग जलाई थी। लौ गरम और चमकीली थी। मैंने लिफाफा बिना खोले ही मेंटल पीस पर रख दिया, अर्जुन की 3री सालगिरह वाली फोटो के बगल में। शायद किसी दिन, मैंने कहा, आज नहीं।
आन्या ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों आग को देखते रहे और कमरे में फैलती शाम की सुनहरी रोशनी को। बाहर दिल्ली चल रही थी, लोग अपनी साधारण जिंदगियां जी रहे थे। मैं लगभग अपनी खो बैठी थी, एक असाधारण विश्वासघात के कारण। लेकिन मैं बच गई। मैं अब भी यहाँ थी, जिंदा, सांस लेती, अपने भविष्य का फैसला खुद करती। आन्या की हंसी किचन से आ रही थी। यमुना नदी की हवा खिड़की से अंदर बह रही थी। सर्दियां आने वाली थीं, पर घर गर्म था। स्टोव पर भोजन पक रहा था, लहसुन और मसालों की खुशबू से भरा। दीवार घड़ी अपनी धीमी, स्थिर टिक टिक कर रही थी और मैं उसे सुनने के लिए जिंदा थी। मेरी जीत बस इतनी ही काफी थी।